नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में बनने वाले विविध राजयोग, इसके अध्ययन के क्रम में अब हम छत्र योग और अर्धचंद्र योग इनका अध्ययन करते हैं। कुंडली में इनका किस प्रकार से निर्माण होता है और जातक पर ये क्या प्रभाव डालते हैं। छत्र योग, यदि सभी ग्रह सप्तम स्थान से लग्न पर्यंत स्थित हों तो छत्र योग का निर्माण होता है। सभी ग्रह मतलब सभी सातों ग्रह कहां से स्टार्ट हों? सप्तम स्थान से लेकर के लग्न तक हों। सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश और लग्न में इन सातों भावों में ग्रहों की क्रमानुसार स्थिति बन रही हो तो इस स्थिति में छत्र योग का निर्माण होता है। यह स्थिति हम लोगों ने मालिका योग में भी देखा था कि इसको हम कलत्र मालिका के रूप में भी जानते थे। यही पोजीशन ग्रहों की थी। तो इस तरह से जो उसमें शुभता बतलाई गई थी वो इसमें भी लागू होगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति वही है और इसको छत्र योग के रूप में हम जानते हैं। ऐसे योग वाला जातक जीवन के आदि और अंत में अत्यंत सुखी होता है। उसकी संपत्ति असीम होती है। वह साहसी, दयावान, राजा से अनुग्रहित और दीर्घायु होता है। ऐसे जातक में सदाचार पालन की प्रवृत्ति होती है। साथ ही वह व्यक्ति धर्मान और प्रसिद्ध होता है। वह जीवन में उच्च पद पाने में सफल होता है। इस योग वाला व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में कोई अच्छा पद प्राप्त करता है। वह स्वभाव से मिलनसार होता है। ऐसा व्यक्ति कर्तव्य परायण होता है तथा अपने लोगों की सहायता करने में सदैव तत्पर रहता है और अनेक लोगों की आजीविका प्राप्त कराने का साधन बनता है। छत्र योग में जब अष्टम, एकादश और द्वादश भाव में पापी अथवा क्रूर ग्रह स्थित हों तथा शेष भावों में शुभ ग्रह हो तो इस स्थिति में यह योग विशेष कल्याणकारी होता है। इस योग में जो सप्तम से लेकर के और लग्न तक जो ग्रहों की स्थिति है, इसमें अष्टम में, एकादश में और द्वादश भाव में इनमें पापी ग्रहों की, अशुभ ग्रहों की या क्रूर ग्रहों की स्थिति बन रही हो और बाकी शुभ ग्रह जो हों ये 7 में, 9 में, 10 में और लग्न में स्थित हों तो इस स्थिति में यह योग बहुत कल्याणकारी स्थिति में होता है। लेकिन यदि इसके विपरीत योग बन रहा हो, अर्थात अष्टम, नवम और अष्टम, एकादश और द्वादश भावों में शुभ ग्रह की स्थिति हो और पापी ग्रहों की स्थिति इन शुभ भावों में पड़ रही हो तो योग तो बनता है लेकिन उसके फल में कुछ न्यूनता आती है, शुभता में कुछ कमी रहती है। अब अगला क्या है? अर्धचंद्र योग है। इसमें कहा गया है कि सातों ग्रह की माला और स्थिति यदि द्वितीय, तृतीय, पंचम, षष्ठ, अष्टम, नवम, एकादश अथवा द्वादश स्थान से प्रारंभ हो तो अर्धचंद्र योग होता है। क्या है? मालावत स्थिति। मालिका योग में हम पढ़ चुके हैं कि मालावत स्थिति कैसे रहती है, लेकिन इसमें क्या है कि मालावत स्थिति ग्रहों की द्वितीय से प्रारंभ हो, तृतीय से प्रारंभ हो, पंचम से, षष्ठ से, अष्टम से, नवम से, एकादश से, द्वादश से। केंद्र की स्थिति, केंद्र एकदम अछूता रहेगा। केंद्र से कोई भी योग नहीं बनेगा, न केंद्र में कोई भी ग्रह स्थित होंगे। समस्त ग्रह यहां से यहां तक स्थित होंगे, अर्थात द्वितीय से अष्टभाव तक केवल 5 भावों में ग्रहों की स्थिति होगी। अगर द्वितीय से अष्ट में बनेगा तो द्वितीय, तृतीय, पंचम, षष्ठ और अष्टम में। यदि तृतीय से बनेगा, तृतीय से नवम, तो इसमें भी 5 भावों में ग्रहों की स्थिति होगी, तृतीय, पंचम, षष्ठ, अष्टम और नवम में। तो इस प्रकार से कुल 8 योग, इसमें 8 प्रकार के की स्थिति में यह योग का निर्माण होगा, अर्धचंद्र योग का। द्वितीय से अष्ट, तृतीय से नवम, पंचम से एकादश, षष्ठ से द्वादश, अष्टम से द्वितीय और नवम से तृतीय, एकादश से पंचम और द्वादश से षष्ठ। इस प्रकार ग्रहों की मालावत स्थिति होगी, लेकिन केंद्र जो है सो ग्रह विहीन होगा। केंद्र में कोई ग्रह नहीं बैठेगा। यदि द्वितीय स्थान से अष्ट स्थान तक ग्रह बैठते हैं तो बीच में 2 केंद्र आते हैं, चतुर्थ और सप्तम। इनमें ग्रहों की स्थिति नहीं होगी, सिर्फ 5 भावों में ग्रह बैठे हैं। इस स्थिति में अर्धचंद्र योग का निर्माण होता है।
ऐसा जातक आनंदमय जीवन व्यतीत करने वाला, अत्यंत सुंदर एवं कांतियुक्त शरीर वाला, बलवान, राजाओं से सम्मानित, स्वर्ण और रत्नादि के आभूषणों से युक्त तथा सेनापति होता है। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।